हाँ बच्चों, हम किसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं? AS29 का। AS29 थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड कम ही क्वेश्चन है, इसके प्रैक्टिकल अमाउंट निकालने के केस स्टडी करके आएंगे कि प्रोविजन बनाना है नहीं बनाना है, इस टाइप से। तो पहले तो स्कोप का ये हम लास्ट में पढ़ते हैं हमेशा, क्योंकि जब तक हमें एस नहीं पता होता तब तक समझ नहीं आता। डेफिनेशंस में आओ, सबसे पहले प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या है बच्चों? लाइबिलिटी होनी चाहिए। प्रोविजन का मतलब क्या है? लाइबिलिटी। किसकी? विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग बाय सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। एक ऐसी लाइबिलिटी जिसको सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन से ही मेजर किया जा सकता है। तो अब आपके माइंड में क्या आएगा? लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, settlement of which is expected to result in outflow of resources, outflow from the enterprise of resources embodying economic benefits। अब ये लाइबिलिटी की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? बोलो बच्चों, क्या डेफिनेशन है बच्चों? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए प्लस अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स होना चाहिए, जिसका क्या होगा? जिसका सेटलमेंट कैसे होगा? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज से। ये किसकी डेफिनेशन है? लाइबिलिटी की। और प्रोविजन की डेफिनेशन में किसका वर्ड यूज किया हुआ है? लाइबिलिटी का। तो मैं पहले लिखता हूं प्रोविजन। प्रोविजन की डेफिनेशन क्या थी बच्चों? पहली बात उसमें क्या होना जरूरी है? लाइबिलिटी। तो प्रोविजन के लिए पहले क्या होना जरूरी है? लाइबिलिटी। फिर जिसका एस्टिमेशन है, अमाउंट का क्या है? एस्टिमेशन। प्रोविजन में यही तो लिखा था, लाइबिलिटी विच हैज बीन एस्टिमेटेड, मतलब विच कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग रिलायबल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। मतलब लाइबिलिटी का मतलब क्या था? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। देखो पीओ को क्या लिख देता हूं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं? ताकि तुम्हें याद रखने में आसानी रहे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, जिसका सेटलमेंट किससे होगा? थ्रू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। जरूरी नहीं है कि कैश देना है। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इंबॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जैसे मैं जो इसके रुपए देने हैं, तो मैं इसको लैपटॉप दे के भी चुका दूं, तो इसलिए कैश नहीं लिखा। क्या लिखा? ऐसा रिसोर्स का आउटफ्लो, जैसे लैपटॉप भी मेरा आउटफ्लो रिसोर्स ही है, जिससे मुझे फ्यूचर बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने थे। ठीक है। अब आपके माइंड में क्या आ जाता है? व्हाट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं आपको क्या है, याद रखने के लिए तरीके बता रहा हूँ। उसको बाद में क्या है, मतलब वर्ड क्या क्या यूज हुए हैं, फिर इनको एक एक करके समझेंगे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है बच्चों? दैट, सॉरी ये नहीं है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? एन ऑब्लिगेशन इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इफ बेस्ड ऑन एविडेंस अवेलेबल, इट्स एग्जिस्टेंस एट द बैलेंस शीट डेट इज कंसीडर्ड प्रोबेबल, दैट इज मोर लाइकली देन नॉट। मोर लाइकली देन नॉट का मतलब क्या है? मोर देन 50%। किस दिन? ये एग्जिस्टेंस कब लगना चाहिए हमें? मोर देन 50% एग्जिस्टेंस कब लगना चाहिए? बैलेंस शीट डेट पर। तो अगर बैलेंस शीट डेट पर किसी का एग्जिस्टेंस क्या लग रहा है? प्रोबेबल। बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्टेंस क्या लग रहा है? प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब मोर देन नॉट, मतलब मोर देन 50%। अप टू 50 भी नहीं, मोर देन 50। और किन के हिसाब से? जो भी एविडेंस हमारे पास उस समय अवेलेबल है बैलेंस शीट डेट पर। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो गया? मोर लाइकली देन नॉट का मतलब क्या हो गया? मोर देन 50%। तो लाइबिलिटी होने के लिए उसके चुकाने के चांसेस कितने होने चाहिए? मोर देन 50% होने चाहिए। समझ गए बात? प्लस ऐसा ऑब्लिगेशन जिसका आउटफ्लो ऑफ क्या होना चाहिए? रिसोर्सेज होना चाहिए। अब मुझे तुम्हारे डाउट लेने हैं, तो मेरा ऑब्लिगेशन तो है बट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। पक्का? तो अब जैसे मेरी रेंट बाकी है, सैलरी की पेमेंट बाकी है, गुड्स की परचेज की पेमेंट बाकी है, तो सर इन सब में तो मोर देन 50 क्या 100% ही है कि आपको पैसे देने। तो मोर देन 100% भी तो मोर देन 50 ही है। प्लस क्या होना चाहिए? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। ये तो बन जाएगी लाइबिलिटी। और अगर क्या है, बोलो, ये देना पक्का है, लेकिन किससे है? देना पक्का है मतलब लाइबिलिटी है, मोर देन 50% चांस है, बट कितना देना है ये नहीं पता। क्या है? कितना देना है ये नहीं पता, तो क्या होगा? अमाउंट एस्टिमेट कर सकते हो? यस। तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्रोविजन। अब मैं आपको एक सिंपल सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ। पक्का? मेरे गुड्स के क्रेडिटर्स बाकी है, या सैलरी की पेमेंट बाकी है, बताओ मोर देन 50% चांस है या नहीं है इनके? है ही। मोर देन 50% चांस है ही, बात खत्म। तो ये क्या हो गया?
लाइबिलिटी हो गया। ये क्या हो गया, कैसे हो गया लाइबिलिटी, मोर देन 50% चांस है और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा सेटलमेंट करने में। अब मेरा टैक्स का पेमेंट बाकी है इस साल का जो कमाया, तो मोर देन 50% चांस तो है, यस, तो ये भी क्या हो गया, लाइबिलिटी। अब बताओ अमाउंट, क्या सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन है क्रेडिटर में, अमाउंट में सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन के थ्रू है या सही सही है, तो ये एस्टिमेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें नहीं है। लेकिन टैक्स में वो पक्का आगे क्या करते हैं, मुझे बुलाते हैं, वो बोलते हैं आपने ये खर्चा गलत क्लेम किया हुआ है, ये इनकम गलत बताई हुई है, ऐसे वैसे, तो वो चेंज कर देते हैं। तो जो मैंने अभी जो लाइबिलिटी बनाई हुई है वो क्या है, एस्टिमेशन के साथ है, तो इसलिए इसमें एस्टिमेशन है, तो लाइबिलिटी प्लस एस्टिमेशन हो जाए तो क्या बन जाता है बच्चों, प्रोविजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोविजन। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोविजन। समझ गए, बोलो ना बच्चों। तो प्रोविजन की डेफिनेशन के अंदर ही क्या वर्ड यूज की हो रखा है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी हम कब बोलते हैं, जब देने के चांसेस ना देने से क्या हो, ज्यादा हो और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। प्रोविजन हम कब बोलते हैं, जब ये दोनों बातें साथ में हो प्लस कितना आउटफ्लो होगा वो क्या है, एस्टिमेट किया हो। पक्का। अब हम किस पर आते हैं, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी पर। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है बच्चों, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो किससे अराइज हुआ है, पास्ट इवेंट से। प्रेजेंट का मतलब क्या था, मोर लाइकली देन नॉट है ना। पॉसिबल का मतलब क्या लिखा हुआ है, इज नॉट प्रोबेबल। नॉट प्रोबेबल का मतलब, प्रेजेंट का मतलब प्रोबेबल है, प्रेजेंट का मतलब क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबल है। तो पॉसिबल का मतलब क्या है, नॉट प्रोबेबल। नॉट प्रोबेबल का मतलब, नॉट प्रोबेबल का मतलब अप टू 50%। प्रोबेबल हम किसको बोलते हैं, प्रोबेबल हम किसको बोलते हैं, प्रोबेबल हम बोलते हैं किसको, प्रोबेबल का मतलब क्या है बच्चों, मोर देन 50%। प्रोबेबल का मतलब क्या है, मोर देन 50%। तो नॉट प्रोबेबल का मतलब क्या हो गया, अप टू 50%। नॉट प्रोबेबल का मतलब क्या हो गया, अप टू 50। तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या बोलता है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, पास्ट इवेंट से आना चाहिए, जिसका एग्जिस्टेंस किससे कंफर्म होगा, वन और मोर फ्यूचर इवेंट्स, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। या फिर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो लाइबिलिटी था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो लाइबिलिटी था, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में भी लिखा हुआ है। लेकिन उसको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को कब कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी मानना है, जब इन दो में से एक बात हो जाए। तो वो मैं अभी अलग से बताता हूं। पहले अब मुझे ये बताओ, मेरे पास, मेरे ऊपर एक पेंडिंग केस चल रहा है, क्या चल रहा है, पेंडिंग केस, और वो बिल्कुल झूठा केस है। बिल्कुल झूठा केस का मतलब क्या है, मुझे आराम से पता है कि मैं ये केस जीत जाऊंगा, ठीक है। तो क्या ये प्रोबेबल हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो प्रोबेबल नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन, और ये क्या हो गया, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ये क्या हो गया, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, और ये क्या हो गया, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। अब दूसरा मेरे ऊपर पेंडिंग केस चल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हारने के चांस ज्यादा है, मतलब मेरा ऑब्लिगेशन आ जाएगा। ऑब्लिगेशन क्या है, प्रोबेबल है। पहले में मैं श्योर हूं कि मैं जीत जाऊंगा, ठीक है, अप टू 50% चांस ही है कि मैं हारूंगा। अब दूसरा केस है जिसमें मेरे मोर देन 50% चांस है कि मैं हारूंगा। तो मोर देन 50 होते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, लाइबिलिटी, ठीक है। तो अब मैं अगर किसी इस तरह के केस की बात करूं, कोई पेंडिंग केस है, तो ये मेरे लीगल एक्सपर्ट्स या मेरी केस की पोजीशन के हिसाब से मुझे एस्टिमेट करना होता है। मैं लॉयर की भी क्या ले सकता हूँ, ओपिनियन ले सकता हूँ कि अगर अप टू 50% चांस है और मोर देन 50% चांस है। अप टू 50% है तो मैं क्या बोलूंगा, प्रोबेबल या पॉसिबल ऑब्लिगेशन या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पॉसिबल। तो इसको तो मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। और ये हमेशा ही क्या होगा, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। मोर देन 50 है तब मैं इसको क्या बोलता हूँ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पक्का। अब आउटफ्लो एस्टिमेट किए जा सकते हैं, इसको ऐसे बोल दो, आउटफ्लो क्या है, होगा, और आउटफ्लो नहीं होगा। होगा तो क्या है,
रुको तो सही, इसको भी दो पार्ट में लिख देता हूँ। देखो ये थोड़ा सा जानबूझ के मैं एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि ये क्लियर नहीं होता बच्चों को। सर्टेन है और अनसर्टेन है। अनसर्टेन है तो क्या किया जा सकता है, एस्टिमेट किया जा सकता है रिलायबल डिग्री से, और एस्टिमेट भी नहीं किया जा सकता है। अभी तक मैंने आपको बोला प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो किस पे चले जाना, सीधा लाइबिलिटी पे। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यहां पर भी है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में, दैट राइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन इसको क्या नहीं करते हम, रिकॉग्नाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते? पहला केस, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट कैन नॉट बी मेड, और दूसरा केस, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? या तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, और होगा तो क्या नहीं हो सकता, रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है? जब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा या रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो अब बताओ, मैंने पहले बोला कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो बन गया, ठीक है, आउटफ्लो ही नहीं है, तो लायबिलिटी की डेफिनेशन तो क्या थी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्लस आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। तो फिर आउटफ्लो नहीं है तो फिर ये क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। यही तो लिखा हुआ है। आउटफ्लो है, सर्टेन है, तब क्या है वो, लायबिलिटी। अनसर्टेन है बट एस्टिमेट किया हुआ है, तब क्या है वो, प्रोविजन। और एस्टिमेट भी नहीं हो सकता तो फिर से वो क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ये तो इनकी एक डेफिनेशन हो गई सारी की सारी। ये किस पार्ट में लिखा हुआ है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में ये क्या बोलता है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो पार्ट ए में तो ये क्या बोलता है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, और पार्ट बी में बोलता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। या तो आउटफ्लो ना हो तब, और या फिर आउटफ्लो है लेकिन रिलायबल एस्टिमेट ना हो पाए तब। अब मेरे को फटाफट से तीनों चारों चीजें याद कराओ, मैं फिर इनके सबके एग्जांपल दूंगा। ये बात ऐसे मत समझना कि समझ नहीं आ रही है, 2 मिनट रुको, या पहले एग्जांपल दे दूं। पहले एग्जांपल दे देता हूँ। पॉसिबल ऑब्लिगेशन, मेरे ऊपर केस किया हुआ है किसी लड़की ने कि मेरे को ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, कोई मतलब ही नहीं है, मैंने ऐसे कभी बोला ही नहीं, तो फिर वो क्या है, मैं केस जीत ही जाऊंगा, तो वो क्या है, अप टू 50% है तो वो हमेशा ही कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। मोर देन 50% है, मेरे ऊपर किसका केस चल रहा है, इनकम टैक्स का। किसका केस चल रहा है, मोर देन 50% में जरूरी नहीं है कि केस ही हो। मान लो कि मेरे ऊपर क्या चल रहा है, इनकम टैक्स का केस चल रहा है, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। मोर देन 50 का मतलब क्या है, 50% से देने का चांस। इनकम टैक्स का केस चल रहा है, सैलरी बाकी है, दोनों में 50% से देने के ज्यादा चांस है। दोनों में ही क्या होगा, मेरे को लग रहा है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। लेकिन सैलरी वाले केस में तो मैं श्योर हूं कितना ही देना है, तो सैलरी पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, पक्का। लेकिन इनकम टैक्स के केस में मैं श्योर नहीं हूं कितना देना होगा। लेकिन रूल तो है इनकम टैक्स निकालने के, कि इन सैलरी की इनकम ऐसे निकलती है, बिजनेस हेड की इनकम ऐसे निकलती है, कैपिटल गेन की, तो एक रिलायबल एस्टिमेट तो कर सकता हूं। तो ये क्या है, प्रोविजन। पेंडिंग इनकम टैक्स केस जिसका अमाउंट मेरा हारने का चांस ज्यादा है और मेरे को अमाउंट भी पता है। पेंडिंग इनकम टैक्स केस मैं श्योर हूं कि नहीं, गलती से हुआ है इनसे, इनको पता नहीं है, मैं जीत ही जाऊंगा, तब वो क्या रहेगा, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, पक्का। कोई केस है एग्जैक्टली से अमाउंट फिक्स है, या किसी के रेंट वगैरह बाकी है, सैलरी बाकी है, तो वो सब क्या है, आउटफ्लो भी है, और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, और लायबिलिटी भी है। अब अनसर्टेन है और एस्टिमेट भी नहीं हो सकता, ये कब होता है, जब पर्सनल इंजरी के केस होते हैं। जब किसके केस होते हैं, पर्सनल इंजरी के। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लड़की को थप्पड़ मार दिया, सबने गवाही दी कि क्या है, ये बकवास कर रही है, मैंने इसके चाटा दे दिया, मैंने कहा बकवास क्या कर रही है, तो अब सबने बोला कि गलती है आपकी, और मेरे को पक्का पता है कि मैं केस हारूंगा। लेकिन अब अमाउंट कितना देना होगा, इसका कोई रूल है क्या, कि थप्पड़ इतनी तेज पड़ा तो इतना, जैसे इनकम टैक्स का तो रूल होता है कि पीजीपी की इनकम ऐसे निकलती है, कैपिटल गेन की ऐसे निकलती है, वैसे अब इसका कोई रूल थोड़ी है। ये तो इस पर डिपेंड करेगा कि कितना इसको नुकसान हुआ है, और पर्सनल इंजरी में कोर्ट ही डिसाइड करती है, मैं नहीं डिसाइड कर सकता। मेरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने से किसी के बाल उड़ गए, मैं कॉस्मेटिक कंपनी हूँ, मैं कौन सी कंपनी हूँ, कॉस्मेटिक कंपनी हूँ, तो उसने मेरे ऊपर केस किया, तो अब जिसके बाल उड़े हैं वो कोई सेलिब्रिटी टाइप का है, आमिर खान टाइप का है, तब तो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्लेम होगा। और प्रशांत मिश्री का है तो वो क्या बोलेंगे, एक डब्बा और दिला दो इसको, एक कॉस्मेटिक का पैकेट और, तो क्लेम कितना होगा वो नहीं पता लग सकता ना। कंपनी को भी पता है कि हमारे प्रोडक्ट में फॉल्ट था, इसलिए वो क्या मान रहे हैं कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। लेकिन अब पैसा कितना देना पड़ेगा, तो एस्टिमेट भी नहीं हो पाएगा, तो आपको मजबूरन उसको कम से कम नोट्स में तो दिखा दो। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज को हम आगे देखेंगे कि क्या करते हैं हम, डिस्क्लोज, पक्का।
समझ गए? तो अब मेरे को ये बताओ कि एक तो प्योर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पी आर अच्छे लोगों के नाम होते हैं, ठीक है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, बिल्कुल क्या हो, प्योर प्योर। प्योर प्योर का मतलब रेंट बाकी है, नालायक, रेंट बाकी है। क्या बाकी है? रेंट बाकी है, सैलरी बाकी है, परचेज की पेमेंट बाकी है, पक्का। प्लस आउटफ्लो भी होगा, पक्का पक्का हूं, प्लस अमाउंट भी मेजरेबल है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, लाइबिलिटी, सर्टेन है। एस्टिमेशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है? कोई सिग्निफिकेंट डिग्री का एस्टिमेशन इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट आउटफ्लो नहीं होगा। इसका एग्जांपल, मेरे को तुम्हारा डाउट लेने बाकी, ठीक है? तो आउटफ्लो आउटफ्लो कुछ नहीं होगा, तो ये क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो लेकिन आउटफ्लो ना हो। एक मिनट में अलग अलग जो जैसा लिखा होगा वो बता देता हूँ। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो भी होगा बट सर्टेन नहीं है, एस्टिमेट किया जा सकता है। अगला केस, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो होगा, सर्टेन नहीं है, एस्टिमेट भी नहीं हो रहा। और चौथा केस, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। एक एक करके बताओ एग्जाम्पल, मैं इन सब का हाथों हाथ समझाता रहूंगा तुम्हें ताकि तुम्हारे माथे में बैठ जाए। सबसे पहले मुझे पॉसिबल ऑब्लिगेशन बता दो। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, यहाँ मेरे अप टू 50% चांस ही होते हैं। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब ही क्या, आपके ऑब्लिगेशन के चांस क्या होते हैं, अप टू 50%। जैसे मेरे ऊपर कोई फेक केस किसी ने किया हुआ है, या केस इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूं कि मुझे पैसे नहीं देने होंगे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो भी होगा, अमाउंट भी सर्टेन है, मेजरेबल मतलब सर्टेन है, लाइबिलिटी बोल देते हैं। जैसे परचेज की पेमेंट्स बाकी है, कोई सर्विसेज की पेमेंट बाकी है, रेंट की, सैलरी की। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो नहीं होगा। अभी इसका एग्जांपल नहीं दिया। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो होगा। प्रेजेंट, इसको बोलते क्या है, इसको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। इसका एग्जांपल दे देता हूँ। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और क्या होगा, आउटफ्लो भी होगा, और क्या है, बोलो, सर्टेन नहीं है बट एस्टिमेट कर सकता हूँ। इसका एग्जांपल क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं। असेट का कोई भी प्रोविजन यहाँ आ ही नहीं सकता। असेट का प्रोविजन यहाँ क्यों नहीं आ सकता, ऑब्लिगेशन होना चाहिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डेफ हमने किसी को चुकाना थोड़ी है, तो असेट रिलेटेड प्रोविजन इसे इसके दायरे से ही बाहर है। प्रोविजन फॉर टैक्स था ना, मेरे ऊपर इनकम टैक्स का केस चल रहा है, मुझे भी पता है कि मेरी लाइबिलिटी आएगी, बट कितनी आएगी पता नहीं है, लेकिन उसके रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं आसपास तो निकाल सकता हूँ, एक रिलायबल डिग्री से एस्टिमेट तो कर सकता हूँ। देखो एस्टिमेट का ऐसा नहीं लिखा होगा एस्टिमेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्या लिखा हुआ है, रिलायबल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। अब मैंने इसके चांटा मार दिया, तुम सबने देखा है चांटा मारा है, इसको अब कंपनसेशन देना पड़ेगा, इसने केस कर दिया। अब इसका क्या है, एस्टिमेशन है, ये धुलथला है थोड़ा, वो कोर्ट क्या बोलेगी कि इसको क्या है, मारा करो। लेकिन मान लो कि क्या है, कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, इसको ऑनलाइन वीडियो में क्या करा है, थापड़ ठोके गए हैं, तो अब रुपए मेरे को इसको देने पड़ेंगे, बट कितना होगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि इसको कितनी इसकी पढ़ाई सफर हुई। कुछ बच्चे थप्पड़ खा के कुछ नहीं होते, कुछ बच्चे क्या होते हैं अलग टाइप से। या मैंने इसको डिफेम कर दिया, तो अच्छे आदमी को डिफेम किया है तो क्या होगा, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और इस जैसे को डिफेम किया है, कोर्ट उल्टा कॉन्टीजेंट एसेट में बताऊंगा, वो मेरे को मिलेंगे उसमें, लेकिन चलो, इस जैसे को डिफेम किए तो कम रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ रिलायबल डिग्री भी नहीं है ना, इनकम टैक्स के केस में एस्टिमेशन है बट एक तरीका तो है, रिलायबल डिग्री ऑफ एस्टिमेट, मतलब जिसमें रिलायबल तरीके से एस्टिमेट कर सके उसी को हम बोलेंगे एस्टिमेबल है। ऐसे तो आप किसी चीज की अमाउंट तो एस्टिमेट तो कर ही सकते हो ना, एस्टिमेट का मतलब ही क्या है, अंदाजा है। तो अगर रिलायबल डिग्री तक एस्टिमेट कर सकते हो तब तो क्या बनाना, प्रोविजन। और रिलायबल तरीके से एस्टिमेट नहीं कर सकते तो फिर वो क्या है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। अब इसने मेरे ऊपर केस कर रखा है, लेकिन मुझे तब भी मैंने इसको गुड्स बेचा, इसने मेरे ऊपर क्या किया हुआ है, केस। मुझे पता है मैं हार भी जाऊंगा, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मोर देन 50 हो गया। लेकिन मुझे पता है आउटफ्लो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर इसको सीधा धमका दूं मैं कि अगर तूने ये केस कंटिन्यू किया तो आगे से मैं तुझे गुड्स नहीं बेचूंगा, तेरे शहर का डीएम मुझे जानता है, मैं अंबानी टाइप का आदमी हूँ, छोटी कंपनी, तो चारों तरफ से ऐसी ऐसी कराऊंगा कि ये केस हटा ले। तो मुझे पता है कि आउटफ्लो नहीं होगा, भले ही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन मुझे पता है आउटफ्लो नहीं होगा। तुम जिस फैक्ट्री में काम करते हो वहां पर क्या है, लीज तो मैं कैंसिल करवा दूंगा, उसको मैं जानता हूँ। आगे से मेरा आज आज तो ले लोगे, अगली बार से क्या है, मेरा माल नहीं खरीद पाओगे। तो मैंने आउटफ्लो मुझे पता है मैं कैसे भी रोक लूंगा, तो भी क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, पक्का। हम इसको लास्ट बार रिवाइज करके
खत्म करता हूं। फिर हम देखेंगे कि प्रोविजन हो गया तो क्या करना है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हो गया तो क्या करना है। पहले तो प्रेजेंट है या पॉसिबल है, इसको ऐसे नहीं बनाता हूं, ऐसे बनाता हूं टाइमलाइन पे। ये किसका चांस है बच्चों, 50% का मीटर है। ये किसका मीटर है, 50% का। यहां तक इसको क्या बोलते हैं, पॉसिबल, और यहां क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। पॉसिबल मतलब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, प्रेजेंट मतलब आउटफ्लो होगा या आउटफ्लो नहीं होगा, नहीं होगा तो आउटफ्लो होगा तो बोलो सर्टेन है, नॉट सर्टेन है। सर्टेन है तो क्या है, सिर्फ लायबिलिटी। नॉट सर्टेन है तो विच कैन बी मेजर्ड, आउट सर्टेन नहीं है लेकिन कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तब क्या है, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन से रिलायबली मेजर हो सकता है, तब क्या है, प्रोविजन। वो भी नहीं है तो फिर क्या है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ये कौन सा है, पहले बताओ ये कौन सा है, वो केस जो फर्जी है मेरे ऊपर किया हुआ है, मैं जीत ही जाऊंगा। ये कौन सा है, केस तो मैं हारूंगा, केस तो मैं क्या है, हार ही जाऊंगा। या किसी का रेंट सैलरी बाकी देना है तो वो ये है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल केस का ले रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, और चीजें भी आएगी इसमें, ठीक है। अब प्रेजेंट है, जैसे सैलरी देनी है तो वो कोई केस थोड़ी है, बोलो ना, तब भी हम लाइबिलिटी में ला ही रहे हैं ना। मोर देन 50% का मतलब देना है पैसा, ज्यादा ज्यादा देने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। आउटफ्लो होगा तो फिर क्या है, पक्का पता है कितना होगा तो लाइबिलिटी। अनसर्टेन है और एस्टिमेट कर सकते हैं तो प्रोविजन, जैसे इनकम टैक्स वाला। और ये करंट लाइबिलिटी, अदरवाइज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हम एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। जैसे पर्सनल इंजरी का केस, मुझे पता है कि मैं पेप्सी हूँ, मेरी पेप्सी पीने से इसकी डेथ होगी, और उसमें क्या था, उस पर्टिकुलर लॉट में मेरे पार्ट पर ही क्या थी, खराबी थी, लेकिन अब कितना रुपए देने पड़ेंगे ये क्या पता। जान की कीमत तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी ना, कि उस पर कितने डिपेंडेंट थे, क्या थे, पक्का। तो जब आपके इस तरह के केस आ जाते हैं, तब आप उसको, भले ही आपको देने के चांसेस भी ज्यादा है, तो भी आप क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। क्योंकि आप अमाउंट लिख नहीं सकते, अमाउंट लिख नहीं सकते तो एंट्री नहीं डालोगे, तो कम से कम क्या करो, डिस्क्लोज तो करो। तो अब बताओ ये लाइबिलिटी को क्या बोलता है, रिकॉग्नाइज करना है। प्रोविजन को भी क्या बोलता है, रिकॉग्नाइज करना है। बट कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को क्या बोलता है, डिस्क्लोज करना है। उसका भी एक एक्सेप्शन डाल देता है, क्या एक्सेप्शन डालता है, अनलेस चांसेस आर रिमोट। रिमोट का मतलब बहुत दूर के चांसेस है। देखो फेमस लोगों पर लोग वैसे ही केस कर देते हैं, झूठ मूठ में, फेमस होने के लिए। आज मैं तुम्हारे ऊपर केस करूं तो फेमस ही नहीं होऊंगा, रिलायंस पे केस करूं तो फेमस हो जाऊंगा। अब मैंने रिलायंस पे झूठा ही केस कर दिया कि ठीक है, केस भले ही मैं हार जाऊं, लेकिन एक बात तो होगी कि इसने अंबानी पे केस किया। तो रिलायंस बन के सोचो कि उसको पता है ऐसे तो मेरे ऊपर हजारों फेक केस है, मैं किस किस को डिस्क्लोज करूंगा नोट्स टू अकाउंट्स में। तो डिस्क्लोज भी नहीं करना अगर उसको पक्का श्योर है कि उस पर चांसेस रिमोट है। रिमोट को इसने डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि 5% तक के चांस ही है ना, तो क्या है, रिमोट है, तो डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये मेरा जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, इसमें अगर 5% तक हो तो क्या है, बोलेंगे तो क्या, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, बट डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ नहीं बता, मैं तो कह रहा हूँ एस में तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, इंस्टीट्यूट अपने परसेंटेज क्वेश्चन में देता है। ऐसे परसेंटेज निकालना बहुत मुश्किल होते, मुश्किल क्या, निकल ही नहीं सकते। मोर देन 50 अप टू 50 तक ठीक है, लेकिन ऐसे प्रिसाइसली 48 है या 43.12, ये कोई मतलब थोड़ी होता। पक्का समझ गए। तो ये अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ ली, कॉन्टीजेंट एसेट की अभी पढ़ भी नहीं रहा, ठीक है। अब फटाफट से सुनो, प्रोविजन को कब रिकॉग्नाइज करना है, जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, ये तो उसकी शर्त ही थी। प्रोबेबल हो, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज प्रोबेबल नहीं होंगे तो फिर वो क्या बन जाता है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बन जाता है। और तीसरी बात क्या थी, अमाउंट एस्टिमेट कर सके। अमाउंट भी एस्टिमेट नहीं कर सकते तो फिर वो क्या बन जाता है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। प्रोविजन को ही रिकॉर्ड करना है जब ये शर्तें पूरी हो जाए, तो ये लिख देना है, तीनों शर्तें क्या होनी चाहिए, पूरी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, मोर लाइकली देन नॉट, ये भले आप छोड़ देना। पास्ट इवेंट पर मुझे लंबी सारी डिस्कशन करनी है, तो मैं अभी नहीं समझा रहा, इसी वीडियो में समझाऊंगा, रुक जाओ। रिलायबल एस्टिमेट मान किया जा सके, तो ये कह रहा है एक्सट्रीमली रेयर केसेस होंगे जहां पर क्या है, रिलायबल एस्टिमेट
नहीं हो सकता। अगर रिलायबल, एक्सट्रीमली रेयर का मतलब क्या है? बहुत ही कम। और ये जनरली पर्सनल इंजरी के होते हैं कि मैं कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से किसी के बाल उड़ गए, किसी की जान चली गई, उस तरह के केसेस को छोड़ दिया जाए तो जनरली हम रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हैं। देखो आप नहीं तो इस ग्राउंड पर क्या कर दोगे, मैं केस हारूंगा, मुझे पक्का पता है। अब प्रोविजन बनाऊंगा तो मुझे P&L टू प्रोविजन एंट्री डालनी पड़ेगी, लॉस बुक करना पड़ेगा। लॉस बुक करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं मेरे को एस्टिमेट ही नहीं हो पा रहा। तो इसलिए कम से कम जब तक केस फाइनल नहीं होता तब तक, देखो एक तो है कि केस फाइनली हो गया तब तो बात ही खत्म, लेकिन मेरे को ये एज इतना प्रूडेंट है कि केस हारने के चांस हो गए ना, मोर देन 50 हो गए ना, तुम अपने लॉयर से पूछो, तभी क्या बनाओ, प्रोविजन बनाओ। तो मैं कह दूंगा चलो मेरे हारने के चांस तो हो गए, लेकिन क्या अमाउंट नहीं पता लग रही, तो ये कह रहा है ऐसे नहीं होगा, ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्या होगा, रेयर सर्कमस्टेंसेज में होगा, जब किसी की जान ही चली गई है तुम्हारे हाथों। और ये सब कंपनियां कोई जान लेने के लिए थोड़ी बैठी है, लेकिन मेरी पेप्सी पीने से किसी की क्या चलेगी, मतलब ह्यूमन सफरिंग हो जाए कोई। हमारे जैसे मैं फैक्ट्री में मेरा ये वर्कर काम करता था, इस पे क्या है, मशीन गिर गई, पक्का तो मशीन टूट गई या वर्कर टूट गए, मोटा बहुत है या मशीन टूट जाए, लेकिन मान लो कि क्या है, वर्कर टूट गया, तो अब इसके घर वालों को मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अब कितने देने पड़ेंगे वो कोर्ट डिसाइड करती है कि कितने इस पर डिपेंडेंट थे, इसका बच्चा कितना बड़ा है, ये सब बात, इसके परिवार को कितना दिक्कत आएगी। तो उन केसेस में क्या है, ये लाइबिलिटी क्या बन जाती है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। अब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज के बारे में क्या लिखा हुआ है, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज करने का मतलब एंट्री डालना, और डिस्क्लोज करने का मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना। तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कभी भी क्या नहीं करनी, रिकॉग्नाइज नहीं करनी, इसको डिस्क्लोज करना है, अनलेस मतलब जो मैंने एक्सेप्शन में बताया कि पॉसिबिलिटी इज रिमोट, कि बहुत ही कम चांस है। फर्जी केस कर रखे हैं मेरे ऊपर, अब वो भी फर्जी केस है, तो अप टू 50% तो है ही ना, 0% भी क्या है, अप टू 50% तो ऐसे तो मेरे नोट्स टू अकाउंट्स बेमतलब के डिटेल्ड हो जाएंगे। तो मुझे पता है कि इसमें कुछ आना जाना है नहीं, तो क्या है? बोलो ना, डिस्क्लोज करो, सिर्फ डिस्क्लोज करो, और डिस्क्लोज भी कब मत करो, जब रिमोट चांसेस। तो contingent liability is always disclosed, true or false? No. When remote chances, then it needs not to be disclosed. Contingent liability can never be recognized, true or false? True. पक्का। अब किसी में हमारा jointly और severally obligation है, joint भी है और several भी, तो क्या होगा, the obligation that is expected to be met by other party is treated as contingent liability। देखो मेरे वाला तो मैं अपना ऑब्लिगेशन लिखूंगा ही, मैंने और मिलकर किसी को कोई दे रखी है गारंटी वारंटी या कुछ भी है, तो उसमें यह सेवरल का मतलब क्या है, वो मुझसे भी ले सकता है। 100 रुपए की लाइबिलिटी है, 50 तो मेरी लाइबिलिटी है, मैं रिकॉर्ड ही करूंगा, 50 इसकी लाइबिलिटी है, इसको चुकानी है। लेकिन जॉइंट और सेवरल का मतलब क्या है कि अगर इसने नहीं दी तो मुझे देनी पड़ सकती है। तो इस वाले पार्ट के लिए मैं क्या हूं, कॉन्टीजेंटली लाइबल। पॉसिबल ऑब्लिगेशन तो ही, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का मतलब ही क्या है, पॉसिबल, पक्का। भले अभी 50% इसकी स्थिति अच्छी है, इसकी स्थिति बहुत अच्छी है, तो मेरे को क्या है, 50% से कम चांस है देने के, लेकिन फिर भी 50% से कम कोई तो हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो कहीं आपकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दूसरे वाले का पार्ट आप हमेशा क्या बताओगे, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। अब डिस्क्लोज करना या नहीं करना इस पर डिपेंड करता है कि मोर देन, मतलब रिमोट से ज्यादा चांसेस है या नहीं, पक्का। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को आप बार बार क्या करते रहे, रीअसेस करते रहे। वो आगे जैसे एक केस है, मेरे लॉयर इस बार क्या कह रहे हैं, हम आराम से जीत जाएंगे, तो मैंने उसको क्या बोला, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट नहीं है। लेकिन सामने वाला अगली बार क्या ले आया, कोई अच्छा एविडेंस ले आया। अब लॉयर क्या कह रहे हैं कि अब हारने के भी चांसेस हो गए हैं, मोर देन 50% तो हो गए, हारे नहीं अभी, लेकिन क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन इज नो मोर पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अब ये क्या हो गया, प्रेजेंट, प्रोबेबल हो गया ये। तो अगर ये प्रोबेबल हो जाए तो फिर क्या करना, इसका प्रोविजन बनाना। जो आइटम प्रीवियसली कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी मानी थी, अब उसका प्रोविजन बनाना। हाँ, प्रोविजन कब नहीं बनेगा, जब प्रोबेबल हो भी जाए तो भी, जब अमाउंट एस्टिमेट ना हो सके, ठीक है, पक्का। अब कॉन्टीजेंट एसेट की बात कर लेते हैं। कॉन्टीजेंट एसेट क्या होता है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का उल्टा, पहले वाला पार्ट, पॉसिबल ऑब्लिगेशन की बजाय पॉसिबल एसेट, जो किसी पास्ट इवेंट से हुई है, जिसका एक्सपेक्टेशन होना या ना होना, किससे, किसी चीज के होने या ना होने पर, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने तुम पर केस किया, तो मेरे लिए क्या है, कॉन्टीजेंट एसेट, और तुम्हारे लिए क्या है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का जो फर्स्ट पार्ट है ना, बस ऑब्लिगेशन की बजाय क्या कर दो, एसेट। तुम्हारे लिए क्या है, जिसका होना ना होना
किस पर डिपेंड करता था? वन और मोर फ्यूचर इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। तो अब क्या है? पॉसिबल असेट है, समझ गए क्या? वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैंने तुम पर केस किया हुआ है, तो मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा ये किस पर डिपेंड करता है? कोर्ट के जजमेंट पर डिपेंड करता है। पक्का? तो कॉन्टीजेंट एसेट का ट्रीटमेंट एस क्या बोलता है? इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज कर दिया तो क्या होगा? प्रूडेंस के अगेंस्ट होगा, कल को हम जीते ही नहीं वो केस तो। और इसको डिस्क्लोज भी नहीं करना है। इट इज यूजली डिस्क्लोज इन रिपोर्ट्स ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। अप्रूविंग अथॉरिटी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में। पक्का? और वो भी कब करना है? व्हेन इनफ्लोज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज प्रोबेबल, जब ये क्या हो जाए? प्रोबेबल। तो अब बताओ, इसी के पैरेलल में अगर किसका बनाऊं? एसेट का, तो क्या होगा? 50% तक नो ट्रीटमेंट, कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद ये क्या होता है? प्रोबेबल। तो प्रोबेबल होता है मतलब प्रेजेंट हो जाता है, तब क्या करना है? अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में, जो कंपनी के केस में कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नो, देखो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करना मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ नोट्स टू अकाउंट्स में। ये नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं कह रहा, ये क्या कह रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया जा सकता है। तो यहाँ पर तो इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। और सर्टेन हो जाए वर्चुअली कि अब ये मैं केस जीत चुका हूं, तब मैं क्या करूंगा? असेट रिकॉर्ड करूं। पक्का? तो यहाँ पर डिस्क्लोजर तो मांगते हैं हम। लाइबिलिटी के केस में क्या होता है? इतने में डिस्क्लोजर और इसके बाद रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाती है। असेट के केस में इतने में कुछ नहीं करना, यहाँ डिस्क्लोज करने की कोशिश। पक्का? बेस्ट एस्टिमेट का मतलब, अब आपको जब अमाउंट्स एस्टिमेट करनी है, जैसे प्रोविजन बनाना है, तो आपको अपना क्या लेना है? बेस्ट एस्टिमेट लेना है। बेस्ट एस्टिमेट कैसे लेते हैं हम? बोलो। रिपोर्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, जैसे केस चल रहा है तो लॉयर्स का ले लिया। सिमिलर ट्रांजेक्शन्स में हमारे साथ क्या हुआ था? मैनेजमेंट को अपना जजमेंट लेना पड़ेगा। पक्का? प्रोविजंस कभी भी क्या नहीं किया जाता? डिस्काउंट नहीं किया जाता प्रेजेंट वैल्यू पे। जैसे मुझे पता है कि केस 5 साल बाद सेटल होगा, तो मुझे उसको प्रेजेंट वैल्यू पर नहीं लाना। इसका एक ही एक्सेप्शन है, पीपी में हम पढ़ेंगे। जैसे पीपी में क्या होता है? मैंने न्यूक्लियर प्लांट लगाया था, याद है? तो उसको यहाँ पर लास्ट में डिसमेंटल करना होगा, तो उसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू पीपी की कॉस्ट में क्या करते थे हम? ऐड। तो वो पीपी का एरिया है, ना कि इसका है। तो डीकमिश्निंग कॉस्ट और जो रिस्ट्रक्चरिंग मतलब लास्ट में पीपी कॉस्ट रिस्टोर करके जाना है, उस केस में हम डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन और कोई जो भी क्या है ऑब्लिगेशन है इस एज के अंदर जो आते हैं, उनको हम क्या डिस्क्लोज, क्या डिस्काउंट करते हैं। इस एज के अंदर आने वालों को हम डिस्काउंट भी नहीं करेंगे। पक्का? अब ये रीइंबर्समेंट और ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये मैं अलग से समझाता हूँ। अब मेरे को कुछ बातें क्लियर करनी है। जो पास्ट इवेंट्स को रिलेटेड मैंने बोला था ना कि इसको मैं अलग से समझूंगा। इन सब में क्या क्या वर्ड लिखा हुआ था? लाइबिलिटी का मतलब क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जो किससे आना चाहिए? पास्ट इवेंट से। पास्ट इवेंट का मतलब क्या है? ये मैंने छोड़ा था। पास्ट इवेंट दैट लीड्स टू अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट। ऑब्लिगेटिंग इवेंट को ही क्या बोलते हैं? पास्ट इवेंट। और ऑब्लिगेटिंग इवेंट कब होता है? जब एंटरप्राइज हैज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव टू सेटलिंग द ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द इवेंट। एंटरप्राइज के पास इसका कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेट नहीं है। क्या नहीं है? रियलिस्टिक ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आपके पास उसका कोई भी ऑल्टरनेट है, तो आपका ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है। ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है तो आपकी ना लाइबिलिटी है ना प्रोविजन है। और सर ये क्या बोल रहे हो? जब तक एग्जांपल नहीं लूंगा समझ नहीं आएगा, ठीक है? अब फटाफट से सुनना। अब मैं जितने भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये किसके हैं? आईसीआई के। ठीक है, मैं जितने भी मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ये सब किसके हैं? आईसीआई के। सुना ध्यान से। एक कंपनी, मैं यहाँ पर हूँ, एक लॉ इनेक्ट हो गया कि आपको क्या लगाने पड़ेंगे? स्मोक फिल्टर्स। क्या लगाने पड़ेंगे? अपनी फैक्ट्री में चिमनी लगानी पड़ेगी। इस दिन तक 31 मार्च है, और इस दिन तक आपको ये लगाना है, ये नेक्स्ट 31 मार्च। ठीक है, यहाँ लॉ इनेक्ट हुआ, यहाँ तक लगाना है। और ये पहला 31 मार्च है, ये दूसरा 31 मार्च है। अब मुझे बताओ कि यहाँ मैं स्मोक फिल्टर की कॉस्ट का प्रोविजन बनाऊं या नहीं? नहीं बनाना, क्योंकि मेरे पास कोई पास्ट इवेंट अराइज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं फैक्ट्री लीज पर दे दूं, सामने वाले को बोलूं तुम लगाओ। मैं फैक्ट्री बेच दूं,
कुछ भी है, हालांकि फैक्ट्री बेचना रियलिस्टिक ऑल्टरनेट नहीं है। देखो, एक आप रियलिस्टिक ऑल्टरनेट क्या समझना, मैं बिजनेस बंद भी कर दूंगा तो इससे बच जाऊंगा क्या? अगर आपका आंसर आता है नो, तब तो क्या है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। आप बिजनेस बंद करके भी बच सकते हो, तो वो क्या है, फिर ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है। तो आज मैं फैक्ट्री बेच दूं तो क्या होगा, स्मोक फिल्टर लगा के बेचूंगा या पहले बेचूंगा? हालांकि ये रियलिस्टिक ऑल्टरनेट नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप लिख मत देना कि बंद कर दें तो। लेकिन आपको तब अपने आप समझ में आ जाएगी कि इससे मैं बच तो सकता हूँ अभी। तो मैं आज बंद कर दूं तो क्या स्मोक फिल्टर लगा के बेचने? नहीं, मैंने यहां भी नहीं लगाया, या यहां पर स्मोक फिल्टर की कॉस्ट का प्रोविजन बनाऊं? नहीं, अब भी मैं बंद कर दूं तो स्मोक फिल्टर लगा के थोड़ी करूंगा। तो सर इस डेट का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कुछ करना है और आपने उसका नहीं किया, तो क्या आप उससे बच सकते हो या नहीं? अगर आप बिजनेस बंद भी कर दो तो भी आपको ये देना ही पड़ेगा। जैसे मेरे क्या है, टैक्स का प्रोविजन था, तो मैं बंद भी कर दूं तो भी वो तो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बिल्डिंग का रेंट है, बंद भी कर दूं तो भी देना पड़ेगा। तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट का मतलब क्या है, आपके पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेट है बचने का? अगर है तो कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट ही नहीं है, तो कोई लाइबिलिटी और प्रोविजन नहीं बनाना। तो अब मुझे ये बताओ, स्मोक फिल्टर की कॉस्ट का बनाना है? नहीं, लेकिन इस पीरियड तक आपने जो बिना स्मोक फिल्टर लगाए काम किया है, इस पीरियड तक क्यों मिल रहे हो? बिना स्मोक फिल्टर लगाए जो काम किया आपने, उसके फाइन्स और पेनल्टीज आपको बंद कर दोगे तो भी देने पड़ेंगे। तो उसकी फाइन्स और पेनल्टीज की कॉस्ट का क्या बनाना पड़ेगा तुम्हें? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इस साल में तो ना फाइन पेनल्टीज का बनाना, लेकिन इस साल में फाइन पेनल्टीज का। तो स्मोक फिल्टर की कॉस्ट और फाइन्स एंड पेनल्टीज, तो यहाँ स्मोक फिल्टर का नहीं बनाना, यहाँ भी नहीं बनाना, स्मोक फिल्टर का यहाँ भी नहीं बनाना, फाइन पेनल्टीज का यहाँ बनाना। क्योंकि अब आप बंद भी कर दोगे तो भी कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेट नहीं है, फाइन तो भरने पड़ेंगे इतने पीरियड तक जो आपने इलीगल काम किया। समझ गए क्या? नहीं क्या? एक एयरलाइंस है, उसके ऊपर रूल है कि हर 5 साल के बाद आपको अपने प्लेन को क्या करवाना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, हर 5 साल के बाद, 1 2 3 4 5, 5 साल तक आपने इसकी कोई ओवरऑलिंग या चेकिंग नहीं करवाई। यहां तक कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि आप बंद भी कर दो तो आपको चेक करके नहीं करवाना। छठे साल भी आपने बिना उसकी ओवरऑलिंग या रिपेयर, जो भी रूल था वो बिना करवाए क्या किया आपने, उड़ाया। तो क्या होगा, सिर्फ किसका प्रोविजन बनेगा, फाइन्स एंड पेनल्टीज का। ठीक है, कि अमाउंट अगर पक्का पक्का पता है तब तो लाइबिलिटी बोल दो, अमाउंट पक्का नहीं पता है, एस्टिमेट की जाएगी, तो क्या है, प्रोविजन बोल दो। लेकिन ओवरऑलिंग कॉस्ट का नहीं बना सकते, क्योंकि मेरे पास ऑल्टरनेट है कि मैं नया प्लेन खरीद लूं, इस प्लेन को किसी को लीज पर दे दूं। पक्का? तो आप अपने दिल से क्या पूछना, बस बंद कर दूं तो क्या होगा। हालांकि लिखना नहीं है ये, तो क्या है, बंद करना कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेट थोड़ी है। क्या लिखा है, जब तक आपके पास किसी भी चीज का कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेट है तो आप प्रोविजन मत बनाओ। पक्का? एक लॉ इनेक्ट हुआ, ये 31 मार्च है, एक लॉ इनेक्ट हुआ, या ये ऑलमोस्ट श्योर है कि इनेक्ट हो जाएगा। मेरी फैक्ट्री ने पीछे गंदगी करी हुई, यहाँ मेरी फैक्ट्री थी और मैं अपना वेस्ट सारा यहाँ फेंक देता था। अब लॉ इनेक्ट हुआ कि आपको आगे से तो गंदगी करनी नहीं है, प्लस इस वेस्ट को भी साफ करना है। तो बताओ, इस वेस्ट की क्लीन अप कॉस्ट का प्रोविजन बनाना पड़ेगा या नहीं? बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? मैं बंद भी कर दूं तो भी ये साफ करना पड़ेगा। पक्का? समझ रहे हो? तो इस क्लीनिंग अप की कॉस्ट का प्रोविजन बनाना पड़ेगा या नहीं? पक्का? अच्छा, लो प्रपोज्ड है, जो वर्चुअली सर्टेन नहीं है कि इनेक्ट होगा, तब नहीं बनाना। तो या तो लिखा हो लो इनेक्ट ही हो गया, या ऐसा लिखा हो कि लो वर्चुअली सर्टेन है कि इनेक्ट हो ही गया है, मतलब आ ही जाएगा। जैसे बजट आता है तो आगे वो अप्रूव होता ही होता है, और प्रपोजल है गवर्नमेंट के पास तो अभी कोई प्रोविजन नहीं बनाना। जीएसटी में, इनकम टैक्स में, इंडेस में, एएस में काफी सारे क्या हो गए चेंजेस। तो अब मुझे मेरे स्टाफ को क्या करना पड़ेगा, रीट्रेन करना पड़ेगा। मैं पीडब्ल्यूसी केपीएमजी टाइप का आदमी हूँ कि मेरे स्टाफ को क्या है, अगर रीट्रेन नहीं किया तो वो आगे से अच्छी ऑडिट नहीं कर पाएंगे। तो क्या उस स्टाफ ट्रेनिंग की कॉस्ट का प्रोविजन बनाना होगा? काफी सारे लॉ में चेंजेस आ गए, उसके बिना वो काम नहीं कर सकते। क्या मैं इधर प्रोविजन बनाऊं या नहीं स्टाफ ट्रेनिंग की कॉस्ट का? नहीं, क्योंकि मैं बंद कर दूं तो ट्रेन करके बंद नहीं करना। लेकिन आप पेपर में ये थोड़ी लिख दोगे बंद कर दूं तो, उसमें आप ऑल्टरनेट क्या होगा कि मैं नए चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर लूं जो नए कोर्स के थ्रू ही पढ़े हुए हैं। बोलो, तो अभी मेरा कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऐसा नहीं है, तो स्टाफ ट्रेनिंग की कॉस्ट का कोई प्रोविजन नहीं बनाना। पक्का?
अब डेबिट का बारे में ये कुछ नहीं कहता, डेबिट कहाँ करना है। जनरली डेबिट कहाँ होता है, पी एंड एल में। जनरली डेबिट कहाँ होता है, पी एंड एल में। जैसे लेकिन पीपी का जो एग्जांपल लिया था मैंने कि मैंने न्यूक्लियर प्लांट लगा दिया इधर, अब बंद भी कर दूं तो भी डिसमेंटल तो करना ही पड़ेगा, बोलो। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू पकड़नी है जो इस एस में नहीं लिखी हुई उसमें लिखी हुई है। तो लेकिन डेबिट किस में होता है, वो पीपी में होता है। डेबिट किस में होता है, वो पीपी में। पक्का। वारंटी सेल की हुई है मैंने यहाँ पर 31 मार्च को, क्या वारंटी का प्रोविजन बनाऊं या नहीं, वारंटी क्लेम्स का। यस, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि लाइबिलिटी किसके प्रति होगी ये बताओ। वारंटी सेल में हमें क्या नहीं पता होता कि किस किस का प्रोडक्ट फॉल्टी आएगा, लेकिन कुछ प्रीवियस एस्टिमेशन के बेसिस पर क्या बनाओ। मैं कहा था ना, खाली पेंडिंग केस की बात नहीं है इस केस में, ये सारे एग्जांपल कोई पेंडिंग केस के थोड़ी है। तो क्या होगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बंद भी कर दूं तो जो प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी वारंटी के साथ सेल किया उनको तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना। पक्का, समझ गए। ऐसे ही एक फर्नेस वाला एग्जांपल है। एक बट्टा है, फर्नेस इसको बोलते हैं हम, बट्टा। तो उसके अंदर की चीजें यहाँ पर आग लगाकर ईंटें सेकी जाती है, तो ये वाली चीज थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या करानी पड़ती है, चेंज करवानी पड़ती है। जिसका वो क्वेश्चन किसके नाम से आया था, रीलाइनिंग। उसको क्या करवानी पड़ती है, रीलाइनिंग करवानी पड़ती है। तो अगर उसको रीलाइनिंग करवानी पड़ती है तो उसकी कॉस्ट का प्रोविजन बनाएंगे या नहीं, हर 5 साल के बाद बनानी है। नहीं, क्योंकि मैं बंद कर दूं तो इसको नहीं करना। ठीक है, मैं नया बट्टा ले लूं, इस पर काम ही ना करूं, इसको लीज पर दे दूं, मैं सिर्फ रेवेन्यू कमा लूं, तो मुझे किसी भी केस में क्या नहीं बनाना, रीलाइनिंग का। ये एयरलाइंस वाला ही है बस, कि कॉस्ट का प्रोविजन नहीं बनाना। पक्का, पक्का ये बात समझ में आ गई ना, श्योर। अब एक बार थोड़े से बुक के क्वेश्चन करते हैं। सेवेंथ, टेस्ट योर नॉलेज का कौन सा क्वेश्चन है, सेवेंथ। एंड ऑल कंपनी हैज बीन कंटेमिनेटिंग मतलब लैंड खराब कर रही है, कितने सालों से, सेवरल ईयर से। इट डजेंट क्लीन अप बिकॉज देयर इज नो लेजिस्लेशन, सफाई नहीं करती है। लेकिन अब एक वर्चुअली सर्टेन है कि लॉ क्या होगा, इनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रोविजन प्रेजेंटली नेसेसरी। अगर ये वर्चुअली सर्टेन नहीं लिखा होता, प्रपोज लॉ होता, तब मैं क्या बोलता, प्रोविजन नहीं चाहिए। लेकिन क्या है, वर्चुअली सर्टेन है तो क्या बनाना पड़ेगा मुझे, प्रोविजन। अब ये पूरा पूरा तुम्हें लिखना पड़ेगा कि मेरे पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेट नहीं है सिर्फ सेटल करने के अलावा। तो इनको लैंग्वेजेस को याद करना बच्चों, वीडियो देख के पार पड़ेगी नहीं, आपको चीज समझ में आ गई। लेकिन क्या है, दो दो तीन तीन बार इसको पढ़ोगे तब सही नंबर आएंगे, और थ्योरी के आंसर है इसे इसके सभी की चीजों के। अब सिनेरियो बेस का कौन सा करें, सिक्स्थ। सन लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ सेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹5 करोड़। कितने का सेल कॉन्ट्रैक्ट है, 5 करोड़ का। और प्रॉफिट कितने का है, 1 करोड़ का। मतलब मेरी कॉस्ट कितने की थी इसमें, 4 करोड़। और मुझे गुड्स कब डिलीवर करने थे, फर्स्ट मंथ ऑफ 2023। मतलब अगर 23 को 2002 मान लो, तो कब करने हैं, अप्रैल 2002 के एंड तक। मई तो सेकंड मंथ हो गया ना 2023 का, तो अप्रैल तक करने थे। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो हमें कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा, 1.5 करोड़ का। और हमने इसको बनाना कब स्टार्ट किया था, 1-2 के लास्ट महीने में। लेकिन बैलेंस शीट डेट पर अब हमें लग रहा है 31 मार्च 2 को, कि अगले महीने तो डिलीवरी देनी है अप्रैल तक तो, लेकिन हम डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। तो क्या प्रोविजन बनाना पड़ेगा, यस। किसका, 1.5 करोड़ का। ये कह रहा है कि प्रोविजन किससे ऊपर ऊपर का बना दो, प्रॉफिट से ऊपर ऊपर का नहीं। वो प्रॉफिट अपने आप अलग बुक होगा परचेज सेल के थ्रू 1 करोड़ का, और प्रोविजन किसका बनाना है, पूरे 1.5 करोड़ का। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन दिस डेट, इलिस्ट्रेशन 1 है, पेज नंबर 6.44। A company finds that there are 20 lawsuits। मेरे पे कितने केस चल रहे हैं, 20। कोई भी सेटल नहीं हुआ है। द पॉसिबल आउटकम क्या क्या है, 5 के केस में मैं 100% चांस से जीत जाऊंगा, ठीक है। अगले 10 केस में क्या है, 40% चांस है हारने के, उसमें भी कम कंपनसेशन देना पड़ेगा। 10% चांस है किसके, ऐसी हार के जिसमें कंपनसेशन देना ज्यादा पड़ेगा। तो कुल मिला के हारने के चांस कितने हैं, 50। तो मोर लाइकली देन नॉट नहीं है, 50-50 हो गया। तो ये भी क्या है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी।
हारने के चांस 50 से ज्यादा होते तब क्या होता? ये बचे हुए 5 केस में विनिंग 50 है तो लूज भी 50 है, और लूज में भी लो डैमेज और हाई डैमेज के। तीनों ही चीजें क्या है? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। तीनों ही चीजें क्या है? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। 5 में केस में क्या है? 100% जीतने के चांस है, अगले 5 में 50 है और बाकियों में भी 50 है, तो ये सारा का सारा क्या है? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी रहेगा। तो अब कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में नोट तो लिखने ही पड़ेंगे, ये इतने इतने चांस है इतने इतने बनाने के, प्लस इसने ये क्या है? परसेंटेज लगा के क्या निकाल दी? अमाउंट। लेकिन ये दिखाई क्या इसने? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। ठीक है। टू डिस्क्लोज द कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ऑन द मैक्सिमम लॉस, जो हाईली अनरियलिस्टिक है, तो बेटर अप्रोच क्या है? ओवरऑल एक्सपेक्टेड लॉस 68 इंटू 10, 72 इंटू 5। ये समझ गए ना? एक केस में निकाली है ये 68 इंटू 10 और 72 इंटू 5। मैक्सिमम लॉस कब होता है? जब मैं परसेंटेज लगाता ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल ही बेकार बात हो जाती है। एक तरफ तो आपके जीतने के चांस है, अभी ये कितना हो गया? 68 पे आ गया ऑब्लिगेशन। नहीं तो इस केस में मैक्सिमम ऑब्लिगेशन कितना हो सकता था? 2 लाख। तो परसेंटेज लगा के ही निकालना है। ये कह रहा है बिना परसेंटेज लगाए तो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। लेकिन रिकॉर्ड करना है या इसको रिकॉग्नाइज करना है या नहीं? नहीं करना। इसको सिर्फ क्या करना है? डिस्क्लोज। इलिस्ट्रेशन 2 पर आओ। EXOS Limited is in the process of finalizing its accounts for the year ended. The company seeks your advice. सेल्स टैक्स असेसमेंट 1/2 का कब आया? पिछले 2-3 साल पहले का असेसमेंट इस बार हुआ, और कितने की डिमांड आ गई? 2.76। कंपनी ने सारा अंडर प्रोटेस्ट पे किया। अंडर प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? कि हम अपील कर रहे हैं। पे तो करना पड़ेगा, अब उन्होंने मांग लिया, लेकिन साथ में क्या कर देते हैं? हम अपील। और अगर हम जीत जाते हैं अपील में तो हमें पैसा क्या आ जाता है? विद इंटरेस्ट वापस आ जाता है, रिफंड आ जाता है। विदाउट प्रेजिडिस टू द राइट टू अपील, मतलब इसको राइट टू अपील को हार्म किए बिना अंडर प्रोटेस्ट पे किया है। तो कंपनी ने इसकी फाइल अपीलेट अथॉरिटी को डाल दी है, लेकिन अपील का ग्राउंड मेरा सिर्फ कितना है? 2.1। और 2.76 में से 2.1 पर ही अपील कर रहा हूं, तो कितने की लाइबिलिटी? तो मैं एडमिट ही कर रहा हूं 0.66 की। तो 0.66 को तो ये क्या कह रहा है? नहीं, पे ही कर दिया ना, तो एक्सपेंस मान लो। ठीक है। देखो एंट्री क्या डालूंगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 0.66 टू बैंक। कितने का? 2.76। अब बाकियों को मैं क्या मानूंगा? एडवांस। कितने का? 2.10। बाकियों को मैं क्या मानूंगा? एडवांस, क्योंकि मैं लाइबिलिटी एडमिट ही नहीं कर रहा। और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में क्या आएगा मेरा? पेंडिंग केस नोट्स में। ये पेंडिंग केस, अगर मैं ये हार गया आगे केस, जीत गया तो क्या होगा? बैंक टू एडवांस वापस आ जाएगा, मैं तो बस। ठीक है। और ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का नोट हट जाएगा। लेकिन मैं हार गया तो क्या होगा? तब क्या होगा? लॉस या डेबिट टू एडवांस, फिर ये एडवांस हट जाएगा। तो मेरी ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी मटेरियलाइज होगी, मैं केस हार गया तो। और हार गया तो कैसे चुकानी पड़ी? एडवांस को राइट ऑफ करके। उसमें ये तो लिखा ही नहीं था पैसे जाने चाहिए, उसमें तो क्या था? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इंपोर्टिंग बेनिफिट्स। तो इसमें बेनिफिट होना था, वापस रिकवरेबल था, ये अब रिकवर नहीं हुआ। पक्का? ये बी पार्ट आप अपने आप कर लेना। हाँ बच्चों, अब पहले थोड़ी सी चीजें नोट्स की और एक्स्ट्रा कर लें, फिर एक दो क्वेश्चन जो बचे हैं वो करेंगे। ये पास्ट इवेंट्स तो हो गया। रिलायबल एस्टिमेट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को रीअसेस करते रहना है, और अगर ये सर्टेन होने लग जाए या प्रोबेबल होने लग जाए तो उसको क्या बनाना पड़ता है? प्रोविजन। रीइंबर्समेंट क्या होता है? सुनो, रीइंबर्समेंट का मतलब क्या है? कि अगर मैंने किसी को पैसे दे दिए तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा? किसी और से क्या मिल जाएगा? वापस क्लेम मिल जाएगा। अब ये 3 तरह का हो सकता है। मतलब मैं वारंटी, मैं सैमसंग का फोन बेचता हूँ अपने स्टोर से, सैमसंग का, मेरा अपना मोबाइल की शॉप है, मेरे पास सैमसंग का भी मोबाइल है और दूसरी कंपनी का भी मोबाइल है। मैं क्या करता हूँ? उसकी वारंटी के साथ क्या करता हूँ? सेल। वारंटी के साथ सेल करने का मतलब कि इसमें खराबी होगी तो आपको ठीक करके दिया जाएगा। सेकंड केस, मैं डेल का क्या बेचता हूँ? लैपटॉप। डेल की स्पेलिंग बताओ। मैं डेल का क्या बेचता हूँ? लैपटॉप। ठीक है। और क्या करता हूँ? डेल का ही स्टोर हूँ, और उसमें बोलता हूँ कि इसकी बैटरी में कोई दिक्कत आ गई तो हम आपको बदल के देंगे। ठीक है। थर्ड केस, दिल्ली है और डेल कंपनी का स्टोर है, और क्या बोलते हैं
कि बैटरी में दिक्कत आ गई तो हम अलग से, तो सर ये तो सेम ही हो गया। सुनो अब ध्यान से, सेम नहीं हुआ, मैं एग्जांपल लूंगा। यहाँ पर मैं सैमसंग का डीलर हूं, अगर मोबाइल में खराबी आई और वो सामने वाला मोबाइल मेरे पास लेकर आ गया तो मैं उसको क्या बोलूंगा, कहाँ जाओ, सर्विस सेंटर जाओ या मेरे पास आओ, सर्विस सेंटर जाओ। तो यहाँ भले ही मैंने वारंटी सेल की है लेकिन मेरा कोई ऑब्लिगेशन इसके लिए नहीं है, तो मुझे इसका वारंटी की कॉस्ट का कोई प्रोविजन नहीं बनाना, मुझे रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आगे कस्टमर को दूंगा और मुझे पीछे से क्या मिलेगा, रिम्बर्समेंट। तो मुझे अलग से कोई प्रोविजन नहीं बनाना। सेकंड केस, डेल का क्या हूं मैं, स्टोर हूं और मुझे बैटरी खुद ही कस्टमर को बदल के देनी है, और बैटरी मैंने जिससे खरीदी है उस बैटरी मैन्युफैक्चरर ने मुझे गारंटी दे रखी है, उसने मुझे गारंटी दे रखी है कि जितना आप आगे बदलोगे उतने का हम आपको दे देंगे। इसमें भी सेम यही है, लेकिन क्या है, इसमें एक केस ऐसा है जिसने हमें काउंटर गारंटी दी है, उसका हम सर्टेन है कि वो हमें पैसे दे देता है। जैसे बैटरी मैं पिछले 10 सालों से इससे खरीद रहा हूँ और मैंने आगे गारंटी दी, और जैसे जितनी बैटरियां बदलता हूं मैं आगे उतनी ही मुझे दे देता है उसका पैसा, या उसकी मतलब नई बैटरी दे देता है। और दूसरा केस, इस बार हमने वेंडर बदला है बैटरी वाला, या बैटरी का तो उसी का ही है, कोई और कंपोनेंट है, लेकिन उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि इस बार इसे उससे खरीदना स्टार्ट किया है। पक्का? तो इसके इन तीनों केसेस के ऊपर क्या किया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, क्या बनाया हुआ है रिम्बर्समेंट के ऊपर एक टेबल बनाई हुई है, वो हम वहीं से पढ़ लेते हैं अपने नोट्स की बजाय, उसमें बेटर बेटर है। कितने नंबर पेज पर है ये वाली टेबल है? 6.40। द एंटरप्राइज हैज नो ऑब्लिगेशन, एंटरप्राइज का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। एंटरप्राइज का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कौन से वाला था, सैमसंग वाला, तो उसको कोई लाइबिलिटी भी नहीं करनी, कोई डिस्क्लोजर भी नहीं करना। सेकंड केस, ऑब्लिगेशन है एंटिटी का ही, लेकिन वो वर्चुअली सर्टेन है कि उसको आगे सामने से क्या मिल जाएगा, रिम्बर्समेंट। और थर्ड केस, ऑब्लिगेशन एंटिटी का ही है लेकिन उसको वर्चुअल सर्टेन नहीं है। तो ऑब्लिगेशन तो है ही है, तो उसका तो क्या बनाऊंगा, प्रोविजन, उसका तो क्या बनाऊंगा। और वर्चुअली सर्टेन है तो फिर जितना मैंने बैटरी बदल, मतलब मेरे को लग रहा है कि मेरे, अब जैसे मैंने 1 लाख लैपटॉप बेचे हुए हैं, उसमें से मुझे लगता है कि 5% क्या आ जाती है, बैटरी की क्लेम आ जाती है, तो 5% की मैं क्या बना दूंगा, प्रोविजन। और 5% उतना मेरा उससे लेना भी तो है, सामने किससे लेना है, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स। तो रिम्बर्समेंट बैटरी मैन्युफैक्चरर अलग से एसेट शो होगा, और ये अलग से क्या होगा, प्रोविजन बन के आएगा। अब P&L में आप क्या कर सकते हो, नेट कर सकते हो। और किसी भी केस में एक्सपेक्टेड रिम्बर्समेंट किससे ज्यादा नहीं होगा, लाइबिलिटीज। जैसे मैं एक बैटरी बदलता हूं तो मेरी कॉस्ट पड़ती है 100 रुपए, 90 रुपए तो क्या आती है, बैटरी, वो सामने से दे देता है, लेकिन मेरे को बदलने का और चार्जेस उसके, तो मैं कितने का प्रोविजन बना रहा हूँ, 90 + 10, कि 90 का तो बैटरी का और 10 रुपए का किसका, मेरे खुद के बदलने और के चार्जेस लगे, तो कितने का प्रोविजन बना रहा हूँ, 100 का। तो P&L में क्या लिख सकता हूं मैं, प्रोविजन 100 - 90 मुझे डेल से आ जाएंगे, 10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बैलेंस शीट में ये अलग अलग ही आएंगे, प्रोविजन अलग से आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कितने का, 100 का, और डेल से नहीं आएंगे, सॉरी, डेल तो मैं हूँ, बैटरी मैन्युफैक्चरर से आ जाएंगे, और बैटरी मैन्युफैक्चरर अलग से 90 का आएगा। लेकिन ये 100 है, ये 90 है, चलेगा, ये 110 नहीं हो सकता। बैटरी वाले को हम क्या बोलते हैं कि 100 रुपए की तो तुम बैटरी, 100 रुपए तो बैटरी के दोगे, प्लस बदलने के खर्चे लगते हैं 15 रुपए, झूठ मूठ में यही बोलेंगे, भले ही हमारे लगते कितने हो, 10 हो, तो हम बोलेंगे तो यही। तो वो उसने बोला ठीक है आप 115 लेना मुझसे, तो मैं 115 नहीं करूंगा, मैक्सिमम उसको कहाँ तक लाऊंगा, जितने का मैंने ये लाया है उतने का ही। हाँ, प्रोविजन में अगर मैंने खर्चों को भी जोड़ूंगा ही, क्योंकि बैटरी बदलेंगे तो खर्चे भी तुम्हारे लगेंगे, तो ये 110 है तो असेट 110 की आएगी, वो बाद में 5 एक्स्ट्रा आएंगे तो उसी साल इनकम में आएगा। पक्का? और तीसरा केस, मुझे बैटरी वाले पे भरोसा ही नहीं है, तो बैटरी वाले पे भरोसा ही नहीं है तो मैं सिर्फ क्या बनाऊंगा, सिर्फ प्रोविजन, किसको एसेट नहीं बनाऊंगा, बोलो। तो ये अलग से तो कोई प्रोविजन रूल बने ही नहीं ना कि कॉन्टीजेंट एसेट होगी जिस पे मुझे भरोसा नहीं है तो इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। हाँ, बस ये इसको कह रहे हैं कि इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। पक्का? एसेट को श्योर, रिकॉर्ड नहीं करनी है एसेट को। इंश्योरेंस क्लेम भी इसका एग्जांपल है, रिम्बर्समेंट का मतलब पहले आप दे दो, आपको कहीं और से मिल जाएगा। अब चेंज इन प्रोविजन, प्रोविजन को बार बार रिव्यू करते रहना और करंट बेस्ट एस्टिमेट पे लाते रहना। जैसे मैंने वारंटी क्लेम का प्रोविजन बनाया था कितने रुपए का, 100 रुपए का, अब मुझे लग रहा है 90 ही होगा या 110 होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 कम ज्यादा करना पड़ेगा। इसके ऊपर MCQ है, वो वाला 5,000 रुपए का है, P&L में क्रेडिट करने पड़ेंगे। पक्का? तो MCQ देख लेना इसी से।
और अगर लगता है कि अब प्रोविजन चाहिए ही नहीं तो फिर उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। और रिवर्स कर दोगे ना तो एक एएस पढ़ोगे आप 5, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी प्रोविजन बना और रिवर्स हुआ तो उसको अलग से क्या करना है, डिस्क्लोज। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है लेकिन फिर भी क्या है, सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। यूज ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन को यूज कहां पर करना है आपको, उसी पर्पस के लिए जिसके लिए आपने उसको बनाया था। अब आपने प्रोविजन बनाया था वारंटी का, वारंटी क्लेम कम आई तो उससे क्या चार्ज कर दी, सैलरी, ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रोविजन को उसी पर्पस के लिए यूज करना है जिसके लिए क्या, बोलो, मतलब आपने बनाया था। अगर वो वहां यूज नहीं हो रहा है तो आप उसको क्या कर दो, सीधा P&L में क्रेडिट करोगे, पक्का। नहीं तो आपकी सैलरी भी गलत हो जाएगी। अगले साल आपने सैलरी को प्रोविजन से चार्ज कर दिया तो वो P&L में आएगी नहीं, तो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा, गलत। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए कभी भी क्या नहीं बनाना, प्रोविजन नहीं बनाना। अब अगले साल मेरा रेंट लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो इनके अभी से थोड़ी प्रोविजन बनाने, ये तो पास्ट इवेंट से राइज भी नहीं हुए ना, ये तो फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस है। अब रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन का कॉस्ट बनाना है। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, जब आप अपना बिजनेस करने का क्या करते हैं, कोई मेथोडोलॉजी चेंज करते हैं, जैसे सेल और टर्मिनेशन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। एक मतलब चेंज करने का बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग, लेकिन यहाँ वो रिस्ट्रक्चरिंग आएगी जहां आपका बिजनेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैंने एक लाइन ऑफ बिजनेस क्या कर दिया, बंद कर दिया। किसी लोकेशन, किसी कंट्री में या रीजन में क्या कर दिया, बिजनेस क्या कर दिया, बंद कर दिया। कोई लेयर ऑफ मैनेजमेंट हटा दी। समझो मैं 3 काम करता हूँ, 2 काम ही रख लिए तो वो इसमें आ गया। मैं एक ही काम 4 जगह करता हूँ, 3 जगह कर दिया तो वो किस में आ गया, इसमें। अब मेरा एक काम है, मैनेजमेंट की ऐसे ऐसे लेयर है, ABCD, लोअर लेवल पर ये। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, आधा काम इसका ये करेगा, आधा काम ये करेगा, तो वो क्या है, एलिमिनेटिंग अ लेयर ऑफ मैनेजमेंट। और या फिर क्या है, फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द नेचर एंड फोकस ऑफ द एंटरप्राइज ऑपरेशन। मेरा अब किस पर ज्यादा फोकस हो गया, मान लो ऑनलाइन पर, फेस टू फेस के बजाय, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, रिस्ट्रक्चरिंग। जैसे बजाज का पहले क्या आता था, स्कूटर पर ज्यादा ध्यान था, अब किस पर आने लग गया, बाइक्स पर, तो वो क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग। अब रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से क्या होगा, कुछ इंप्लॉइज की छुट्टी होगी, कुछ आपके लीज एग्रीमेंट्स क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। भाई अब आप किस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, उस कंट्री में बंद कर रहे हो ऑपरेशन, तो आपने उनसे लीज पर जगह ले रखी थी, तो वो लीज एग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। किसी से रॉ मटेरियल खरीदना था उस कंट्री में, मैं यूएस के ऑपरेशन बंद कर रहा हूं, तो वहां के सप्लायर्स को बोला था कि हम आपसे पक्का पक्का खरीदेंगे, लेकिन क्या है, अब नहीं खरीदेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसका तो एम्प्लॉइज बेनिफिट में लिखा हुआ है, ठीक है, टर्मिनेशन बेनिफिट्स में आते हैं। लेकिन लीज एग्रीमेंट कैंसिल हो गए, रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए, वो सबका क्या बनाओ, प्रोविजन। क्योंकि अब आप बंद भी कर दो तो भी नहीं बच पाओगे, एक्चुअली आप बंद ही तो कर रहे हो, या स्केल क्या कर रहे हो, कम। तो प्रोविजन किसका बनाना है, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का। लेकिन कब बनाना है, जब प्रोविजन का क्राइटेरिया मीट हो जाए। क्राइटेरिया कब मीट माना जाएगा, नो ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ एन ऑपरेशन अंटिल द एंटिटी इज कमिटेड टू सेल्स। देखो मैं डेली ये सोचता हूँ कि 11th 12th बंद कर दूं, क्योंकि इसमें माथा बच्ची ज्यादा है, कभी पेरेंट्स आके कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ, बच्चे खुद से पढ़ना नहीं चाहते, सी के बच्चे। लेकिन मैं प्रोविजन बना दूं, अब 11th 12th के टीचर्स को पैसे देने पड़ेंगे, या उस बिल्डिंग का किराया मेरे को, अब मतलब रेंट एग्रीमेंट 3 साल का था, पहले ब्रीच कर रहा हूँ तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं। क्यों नहीं, ऐसे सोचने से थोड़ी होता है। कमिटेड टू सेल का मतलब क्या होता है कि आप एक्चुअली क्या हो गए हो, कमिट हो गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कर लिया। तो ये नहीं बताता प्रोविजन कब, मतलब कितना बनाना है, कैसे बनाना है। ये कह रहा है कि कब बनाना है, जनरल प्रोविजन, जब आप उससे क्या है, बच नहीं सकते। और बच कब नहीं सकते, डेली रात को आप सो प्लानिंग करते हो, ऐसे थोड़ी है कि प्रोविजन बना के छोड़ दो। तो जब बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो जाए तभी बनाना है प्रोविजन। और प्रोविजन भी किसका बनाना है, जो रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से आई है उसका बनाना है, किसका नहीं बनाना है, not associated with the ongoing activities of the a restructuring provision should include only the direct expenditure arising from the restructuring which are those that are both जो restructuring की वजह से आए हैं और डे टू डे ongoing activities से रिलेटेड नहीं है। अब इसने खुद ही एग्जांपल दे दिया कि किसका नहीं बनाना है। मेरा किस पर जाने का है, ऑनलाइन पर जाने का। तो अभी मेरे को बीकानेर में फेस टू फेस सभी जानते हैं, लेकिन ऑनलाइन में मेरे को कोई नहीं जानता है, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग, ठीक है। बोलो, स्टाफ की रिट्रेनिंग, जैसे मैं अब किससे जा रहा हूँ, बाइक से किस पर जा रहा हूँ, स्कूटर से बाइक पर जा रहा हूँ, तो स्टाफ को क्या बताना पड़ेगा कि बाइक कैसे बनती है, स्कूटर का नॉलेज है उनको। तो नए सिस्टम में अब मेरे को आईपैड वगैरह खरीदने पड़ेंगे, ये तो ये सब चीजों का प्रोविजन नहीं बनाना है। क्यों, क्योंकि ये तो आगे का होने वाला खर्चा है। किसका बनाना है मुझे, जो रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है मैंने,
कि आपसे माल नहीं खरीदूंगा, टायर वाले से मैं स्कूटर के टायर नहीं खरीदूंगा, टायर वाले के साथ जो धोखा दिए। मार्केटिंग करने के 100 तरीके हो सकते हैं, मैं ऑनलाइन करूंगा, अखबार में करूंगा, तो अभी से पहले थोड़ी प्रोविजन बनाओगे। स्टाफ ट्रेनिंग का भी कोई अभी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, आप बंद भी कर दो तो ट्रेन थोड़ी करोगे उसको, तो क्या आप नया स्टाफ ही ले लो, सीधा बाइक वाला स्टाफ हायर कर लो। आईपैड किस तरह का आएगा, या नया प्लांट जो बाइक का है वो कैसा लगेगा, उसका प्रोविजन नहीं बनाना है। प्रोविजन किसका बनाना है, जो ऑलरेडी आपके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहे हैं। पक्का डिस्क्लोजर आप अपने आप पढ़ लेना। अब आओ इसके ऊपर, लास्ट क्वेश्चन आईसीआई का। ए लिमिटेड प्रोवाइड्स आफ्टर, 8th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आफ्टर सेल वारंटी फॉर 2 years टू इट्स कस्टमर, कितने साल की गारंटी देता है, 2 साल की। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कंपनी हैज द फॉलोइंग पॉलिसी फॉर मेकिंग प्रोविजंस फॉर वारंटीज ऑन इनवॉइस अमाउंट ऑन द रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड। रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड कितना रहा है, 1 साल से कम और 1 साल से ज्यादा। जितना ज्यादा बैलेंस वारंटी पीरियड रहेगा उतना मेरा क्या होगा, देने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा, तो प्रोविजन उतना ही ज्यादा है। क्या कह रहा है, रिमेनिंग वारंटी पीरियड अगर कम ही बचा है तो 2% बनाना, ज्यादा बचा है तो 3%। अब ये सेल हुई, और आपको इन 2 सालों में क्या पूछ रहे हैं कि कितना प्रोविजन कैसे कैसे बनेगा। पहले मुझे इसे सेल टाइमलाइन पे लिखवा दो। पहली सेल कब हुई, 11 Feb 10 को। दूसरी कब हुई, तीसरी 4 अक्टूबर 1 को। ईयर एंड बताओ, 31 मार्च। इसके बाद वाला 31 मार्च है ना, 31 मार्च कौन सा आएगा, 0 ही आएगा ना, 0 ही आएगा। 11/2 है ना ये, इसके बाद का कौन सा आएगा, 1, और इसके बाद का 2। पक्का बोलो बच्चों। पहली सेल कितने की है, 60। दूसरी सेल कितने की है, 40। और तीसरी सेल कितने की है, 1/35। अब आप मुझे बताओ, इस दिन कितने का प्रोविजन बनाऊं, इस सेल का रिमेनिंग वारंटी पीरियड कितना बचा हुआ है, लेस देन 1 और मोर देन 1, लेस देन 1, क्योंकि 1 साल और कुछ महीने हो गया, 2 साल की गारंटी देता हूं। और रिमेनिंग वारंटी पीरियड देखो, रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, तो 1 साल से ज्यादा निकल गया, तो इसका कितना प्रोविजन बनाऊं यहां पर, 2%। और दूसरी सेल का कितना बनाऊं, 3, क्योंकि इसको तो 3 महीने हुए हैं बेचे हुए, तो इसका रिमेनिंग क्या है, मोर देन 1। तो ये बैलेंस शीट की अमाउंट आ गई इस दिन। अब इस दिन आओ, कितना प्रोविजन बनाऊं, इस सेल का कुछ भी नहीं, क्योंकि 2 साल की वारंटी थी, वो पूरी पूरी यहां से लेकर यहां तक क्या होगी, पूरी होगी 2 साल। इस सेल का कितना, अब इसका वारंटी पीरियड कितना रह गया है, लेस देन 1 रह गया है। समझ रहे हो क्या, 2। और दूसरी सेल का 3%। तो इन दोनों का टोटल, तो ये तो बैलेंस शीट की अमाउंट आ जाएगी। अब मान लो ये 100 आ जाए, ये 120 आ जाए, तो कितने का पी से और चार्ज करना पड़ेगा, 20 रुपए। तो इसने पूछा कि पी में कितनी चार्ज करनी है। पी में कैसे चार्ज होगा, पुराना प्रोविजन और नए प्रोविजन का डिफरेंस, क्रेडिट भी हो सकता है, कर लेना। ठीक है, थैंक यू, लव यू सो मच, बाय बाय। बच्चों ये स्कोप रह गया था, ये थोड़ा सा पढ़ लो फटाफट से। स्कोप का मतलब प्रोविजंस कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज पर लगेगा, अदर देन, किन किन पर नहीं लगेगा, दोज रिजल्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर कैरिड एट फेयर वैल्यू। इसका आपका रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एस ही तुम्हारे कोर्स में नहीं है। आपके 29 तक गए, 30, 31, 32, 3 एस और है जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कर लें, लर्न कर लेना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के एस के अलग से। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव, देखो मेरे को मेन तो ये समझाना है, इसका आरटीपी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैं समझाता हूँ। इंश्योरेंस कंपनीज की अकाउंटिंग कंप्लीटली क्या होती है अलग, तो उन पर ये नहीं लगेगा, और कोई दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आ गया तो उन पर नहीं लगेगा। 7, 9, 15, 19, 22, एक एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें। जैसे 15 में आप क्या करते हो, पीवीडीपीओ बनाते हो, तो वो भी तो ऑब्लिगेशन ही है आपका, जो फ्यूचर में देना है ग्रेचुटी का।
तो जिसका दूसरा एस बात कर रहा है उसके ऊपर हम नहीं बनाएंगे, पक्का। अब हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं कि ये एस किस पर नहीं लगेगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पर। किस पर नहीं लगेगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पर। कब लग जाएगा, जब वो ऑनरेस हो। तो बताओ AS22 AS28 9 एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पर लगेगा नहीं। कब लगेगा, जब वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, ऑनरेस। तो अब आपके मन में क्या आ गया, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फटाफट से समझ लो। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब या तो दोनों पार्टीज ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म ही नहीं किया है, या दोनों का ही क्या है, बराबर बराबर परफॉर्म करना क्या है बाकी है। जैसे मैंने एक इस बिल्डिंग को अगले 3 सालों तक के लिए क्या ले रखा है, लीज पर। अगले 3 सालों के किराए मुझे देने ही देने हैं, ठीक है, एग्रीमेंट हो चुका है मेरा कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो पहला साल निकल चुका है, तो क्या अगले 2 सालों के ऑब्लिगेशन में बना सकता हूँ क्या, अवॉइड कर सकता हूँ क्या, किराया बंद भी कर दूं तो भी देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से तो ये क्या हो गया, प्रोविजन बनाओ। लेकिन एग्जीक्यूटरी है ये, एग्जीक्यूटरी का मतलब मैंने किराया नहीं दिया तो उसने भी तो अभी बिल्डिंग अवेलेबल नहीं करवाई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका प्रोविजन नहीं बनाना। मैंने इस पार्टी को बोला कि अगले 3 सालों तक मैं तुझसे लाख टायर पक्का खरीदूंगा, मैं टाटा मोटर्स हूँ ये क्या है, और हर साल लाख लाख टायर खरीदूंगा। इस साल के लिए तो दे दिए, अगले 1-1 लाख टायर मुझे खरीदने ही पड़ेंगे इससे, जेके टायर से, इसको बोल रखा है। तो ये क्या है, अब मैं चाहूं तो भी क्या इसको अवॉइड नहीं कर सकता। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन प्रोविजन नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, क्योंकि एग्जीक्यूटरी इसीलिए तो नहीं बनाना, एग्जीक्यूटरी का मतलब दोनों पार्टीज का अपना अपना काम करना बाकी है, किसी ने भी अपना काम नहीं किया, या दोनों का इक्वल एक्सटेंड का बाकी है, 1-1 साल का हो गया। मैंने अगले IPL में ऐड दिलवा दी कि अगले 3 सीजन तक सीए टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बोलेगा तू, ठीक है। पहले साल का उसने बोल दिया, उसकी पेमेंट कर दी। अब अगले 2 साल चाहे मेरा सीए टायर चले या ना चले, मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं प्रोविजन बनाऊंगा नहीं, क्योंकि उसका भी तो सीए टायर बोलना क्या है बाकी है। दोनों ने इक्वल इक्वल परफॉर्म किया है साल साल का। तो मैं इसलिए एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट का नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर ये ऑनरेस हो जाए तो बनाना है। ऑनरेस का मतलब क्या है, जिसकी कॉस्ट किससे ज्यादा हो, बेनिफिट से। जिस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट उसके बेनिफिट से क्या हो, ज्यादा हो, तो मुझे बनाना है। जैसे मैंने टायर खरीदने हैं, 100 रुपए के टायर खरीदने हैं मैंने, जेके टायर्स। अब मैंने वो मॉडल ही बंद कर दिया जिस कार के लिए खरीदने थे, और अब मुझे ये टायर खरीद के आगे बाजार में बेचने पड़ेंगे, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 80 रुपए मिलेंगे। तो फिर मुझे उसका कॉन्ट्रैक्ट, फिर मुझे इस 20 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। भले ही एग्जीक्यूटरी है लेकिन क्या है, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। मैंने अगले 3 सालों के लिए बिल्डिंग लीज पर ले रखी है, तो अगले 2 सालों के किराए का प्रोविजन यहाँ नहीं बनाना, क्योंकि उसकी बिल्डिंग देनी बाकी है, मेरे किराया देना बाकी है। इसी को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटरी, कि दोनों के अपने अपने ऑब्लिगेशन क्या हो बाकी। लेकिन मेरे को अब बच्चे आने ही बंद हो गए, या मैं ऑनलाइन पढ़ाने लग गया, तो इसके लिए तो एक रूम चाहिए, इसके लिए क्या है, पूरी बिल्डिंग का किराया चाहिए ही नहीं। तो मुझे अब इस बिल्डिंग के बेनिफिट्स क्या है, जीरो, और क्या है, कॉस्ट है ज्यादा। तो मैं फिर प्रोविजन बनाऊंगा। हाँ, बिल्डिंग चल रही है, कोचिंग बढ़िया स्मूथली चल रही है, तब प्रोविजन नहीं बनाना, पक्का। और मैं बिल्डिंग सबलीज भी नहीं कर सकता, किसी तरह से मुझे बेनिफिट्स नहीं आएंगे, तब मुझे किरायों को क्या देना बनाना पड़ेगा, प्रोविजन। और नॉर्मल कोर्स में नहीं बनाना। नाउ लव यू, गेट लॉस्ट। अरे ये इसको मोटू को कह रहा हूँ, तुम भी अब जाओगे तो सही, बाय बाय।